जो आपको पता है कि इस बार 10th का बोर्ड का पूरा का सिस्टम बदलने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस बार से आप दो फेज में एग्जाम दे सकते हैं। फर्स्ट फेज जैसे आपका नॉर्मल होता है फेब के अंदर होगा, और सेकंड फेज आपका बच्चों कब होगा, मई के अंदर होगा। अब इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपके पास क्वारीज हैं, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, हमें कौन से फेज में बैठना है। बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर हम पहला फेज छोड़ के क्या दूसरे फेज में पहुंच जाएं, ताकि हमें टाइम गैप मिल जाएगा, स्टडी आराम से कर लेंगे। तो बहुत सारे बच्चों की क्वारीज आ रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के माइंड में बैठे हुए हैं, बच्चे स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों इस मीडियम के माध्यम से कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे होगा, आगे क्या होगा, पूरी की पूरी नॉलेज हम इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी बातों को समझिए कि हमें करना क्या है 10th के बोर्ड के रिगार्डिंग। और 10th का बोर्ड बच्चों हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए समझते हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन आया है, सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन निकाला है बोर्ड के थ्रू, अब हमें समझना है कि इसमें क्या देखा है। आपने पढ़ तो लिया है कि भाई इसमें करना क्या है, कैसे करना है, लेकिन कुछ पॉइंट इसके अंदर ऐसे हैं जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। बच्चे क्या पूछ रहे हैं, सर हम पहले एग्जाम में ना बैठे और दूसरे एग्जाम में बैठ जाएं, क्या हमारा काम हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी को लेके चलना है हमें इसके अंदर। चलो हम लोग बात करें कि बच्चों उस नोटिफिकेशन जो निकाला है उसमें करना क्या है। अच्छा, जब हम बात करें बच्चों इसके पॉइंट्स की, डिफरेंट डिफरेंट इसमें पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट को बढ़िया लेवल से लेके चलना है, ताकि तुम हर एक पॉइंट तुम्हारे बैठ जाए। और पॉइंट समझने के बाद इसको फिर एक तरफ रख देना और सीधी अपनी प्लानिंग करना कि अब स्टडी कैसे करनी है हमें 10th बोर्ड के अंदर। तो जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, ताकि सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे आप लोग प्रॉब्लम में हैं, आप लोग कंफ्यूजन में हैं, आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं, ऐसे हो सकता हो तुम्हारे दोस्तों के सवाल उनके माइंड में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हो। तो सबका समाधान करिए, सबको तक पहुंचाइए, ताकि सबको आराम से क्लियर होकर वीडियो को आराम से देख सके। यहाँ पे ये देखो कि भैया इसमें करना क्या है। टू बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको इस बार 2 बार पेपर देने की संभावना होगी। दिक्कत इस बात की है, पहला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करें कि सर दूसरे में बैठ जाएं, पहला छोड़ दें, ये बात कतई नहीं हो पाएगी। जो लोग पहले एग्जाम में नहीं बैठे हैं, दूसरे एग्जाम में सीबीएसई उसको बैठने नहीं देगी। तो मस्ट है आपको कहाँ बैठना है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। जो बच्चे आपके जो एग्जामिनेशन आपके फैब में होने वाले हैं, उसमें तो आपको बैठना है हर हाल में। लेकिन सर फायदा क्या होगा सेकंड एग्जाम का? बहुत फायदा है। क्या फायदा है? आप बैठे फर्स्ट एग्जाम में, चलो आपने सोचा कि सर फर्स्ट एग्जाम मेरा अच्छा हो गया, मैं मैथ में 100 में से फॉर एग्जाम्पल 70 मार्क्स लाने हैं, और आए कितने हमारे पास 50 मार्क्स। दो भैया, थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है कि इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, 70 मार्क्स का लेवल लेके चले थे, आए 50 मार्क्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, फेज 2 आपके लिए अवेलेबल है। मतलब क्या हुआ, मई में को दोबारा एग्जाम देना, मैथ का देना, साइंस का देना, एसएसटी का देना, जिसका मन करे आराम से उसके अंदर देना। अब देना कैसे है, अगले पॉइंट पे आते हैं, जरा देखो, ऑल पास एंड एलिजिबल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, एसएसटी एंड लैंग्वेज। देखो मतलब क्या है इसके अंदर। मान लो तुमने कहा सर मैथ में मेरे 80 मार्क्स आएंगे, एसएसटी में मेरे 70 मार्क्स आएंगे, साइंस में मेरे 75 मार्क्स आएंगे, लेकिन मार्क्स उतने नहीं आ पाए, कम आए हैं। तो बच्चों अब क्या करा जाए? आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड एग्जाम के लिए आपको जो फॉर्मूला होगा उसको फिलअप करना है। अब फॉर्म कैसे फिलअप करना है, धीरे धीरे पूरी बात करेंगे आराम से। जब आप अपना मेन एग्जाम का फॉर्म फिलअप करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा बच्चों, सेकंड एग्जाम का भी फॉर्म मिलेगा। दोनों को फिलअप करके रखेंगे तो आपको आप उसमें भी एलिजिबल हो जाएंगे और सेकंड में भी एलिजिबल हो जाएंगे। जब फर्स्ट वाले फॉर्म आपने फिल कर रखा है, वो फर्स्ट एग्जाम अपने फेब में दे दिया है, उसके बावजूद भी अगर आपके नंबर सही नहीं आए, तो आप सेकंड में एलिजिबल आराम से हो जाएंगे। आपने जो फॉर्म भर रखा था उसके थ्रू आराम से आगे वाले एग्जाम के लिए सेकंड फेज के लिए एलिजिबल है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जरा देखो। इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, देन ही शी विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन। सच स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन द रेजिडेंशियल रिपीट category and can take the examination only next year in the main examination in the next month of February। क्या मतलब वो, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। इस बात को मान लो कि भाई फर्स्ट एग्जामिनेशन आ चुके हैं, फेब के एग्जाम आ चुके हैं, और आप किसी वजह से, किसी कारण की वजह से नहीं बैठ पाए एग्जाम के अंदर, 3 से ज्यादा आपने क्वेश्चन पेपर छोड़ दिए हैं। बोर्ड के अंदर हमारे कितने पेपर्स होते हैं बच्चों, 6 सब्जेक्ट होते हैं। मीन्स आपको कितने एग्जाम देने हैं, 6 एग्जाम देने हैं। आप नहीं दे पाए तो क्या दिक्कत वाली बात है, तो आपको पूरा का पूरा साल बेकार हो जाएगा।
आप 3 पेपर छोड़ देते हैं, 3 एग्जाम छोड़ देते हैं, तो बच्चों आपको अगली साल रिपीट करने पड़ेंगे, मतलब 1 साल लॉस हो जाएगा। तो ट्राई करिएगा कि हमारे एग्जाम ना छूटे, कम से कम हम फर्स्ट एग्जाम में अपीयर हो जाएं, चाहे मार्क्स कम आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड एग्जाम में जो में होंगे, सेकंड फेज के अंदर बैठ के उसको सही कर लेना। मेरा कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट में बैठना मैंडेटरी है इसके अंदर। चलो बच्चों अगली पॉइंट पे आते हैं। फॉर स्टूडेंट्स whose result in the first examination is compartment, such student will be allowed to appear in the second examination। देखो साफ साफ बोल दिया, कोई बात नहीं तुम्हारे फर्स्ट एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं, अरे कोई बात नहीं, कंपार्टमेंट आ गई, कोई बात नहीं है, जब मई में एग्जाम होंगे उसमें बैठ जाना और उसमें पूरा को सही कर लेना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। तो बच्चों फायदा बहुत है इस चीज से। मान लो देखो तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारी 10th की मार्कशीट जो होती है, हर कोई मांगता है 10th की मार्कशीट लाओ, 10th की मार्कशीट लाओ, अरे डेट ऑफ बर्थ देखनी है 10th की मार्कशीट लाओ। अगर वो अच्छी होगी जॉब के पर्पज से, तो भैया आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो इसलिए हर एक चीज को हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास फर्स्ट फेज है, तो भैया उसमें अच्छा हो जाए। अच्छा नहीं हो पाया, हो जाता है, इंसान है, गलती हो गई, एक दो हमारे सब्जेक्ट बेकार हो गए, तो भाई उसमें काम करो कि जो हमारे पास सेकंड फेज होगा उसमें हम काम कर सके। चलो बच्चों कुछ और आगे आते हैं, जरा देखो। Sport student will be allowed to appear in second examination in the subject whose examination had अच्छा coincide with their sports event। तो मान लो मतलब क्या हुआ, कुछ बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, कभी मान लो फॉर एग्जांपल आपका 15 फेब को एग्जाम है मैथमेटिक्स का, और 15 फेब को ही आपका स्पोर्ट का कोई कोई कंपटीशन है, आपको वहां भी जाना है, आपको वहां भी जाना है। आप प्रेफर कर सकते हैं अपने स्पोर्ट के कॉम्पिटिशन को, वहां आप खेलने जाइए, वहां खेलने के बाद जब आपका सेकंड री एग्जाम होगा मई के अंदर, तो आप वाला एग्जाम वहां पे दे दीजिए, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो हुआ ना बेनिफिट आपका, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है बच्चों आपके लिए। और सेकंड पॉइंट के लिए आते हैं, विंटर बोर्ड स्कूल। अच्छा देखो विंटर बाउंड स्कूल जो होते हैं, मान लो कोई बच्चे फॉर एग्जाम्पल देहरादून, मसूरी, ऐसे जो हाई हिल एरियाज पे जो स्कूल होते हैं ना, तो वहां के बच्चों में बच्चों क्या होता है, हमारी विंटर कितनी पड़ती है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, वहां पे विंटर बहुत लंबी खिंच जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पहाड़ी एरिया होते हैं, पहाड़ी एरिया पे जो ठंड का मौसम होता है वो ज्यादा हो जाता है, बर्फबारी इतनी हो जाती है कि रोड तक जाम हो जाते हैं। उनके लिए क्या होता है, मान लो जो फेब में एग्जाम है, अब भैया बारिशबारी इतनी हो गई तो रोड पूरे ब्लॉक कर दिए गए हैं, तो वो क्या करें बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मई में जब मौसम अच्छा हो जाएगा, आप जब मई में उस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये फायदा है हमारे पास। द फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स कैंडिडेट विल बी एक्सटेंडेड इन सेकंड एग्जामिनेशन। मतलब क्या हुआ, वही सेम कहानी है। देखो इसका मतलब क्या होता है ना, CWSN, मान लो अब 2 घंटे का एग्जाम हुआ फेब में, अब ये नहीं कि मई में जो एग्जाम होगा वो 1 घंटे का कर देंगे, नहीं, जो टाइम हमारे पास फेब वाले एग्जाम का है 2 घंटे 3 घंटे, वही टाइम हमें कहाँ मिलेगा, अपना मई वाले एग्जाम में 2 घंटे 3 घंटे, जैसा भी हमें दिया जाएगा। कोई इसमें कटौती नहीं होगी कि भाई टाइम का कमी कर दें, या सेकंड एग्जाम भी दे रहे हैं चलो कम कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमें फेब में मिला है वही हमें वहां पे मिलेगा। आ जाओ बच्चों। Conduct of internal assessment, internal assessment will be conduct only once before the main examination। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले यहाँ पे अच्छी तरह समझ लो कि जो आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, जो हमारा एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का है, लेकिन जो हम एग्जाम देंगे, जो हम रिटन एग्जाम देंगे वो 80 मार्क्स का होता है, और 20 मार्क्स का हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इंटरनल असेसमेंट होता है। अब इंटरनल असेसमेंट में हमें क्या करना होता है, वो दोबारा नहीं होंगे, ये देखिए ध्यान रखना, ओनली वंस, एक बार ही करना है। तो ऐसा नहीं कि मान लो इंटरनल भी तुम्हारा बेकार हो गया, तुम चाहते हो कि मई में दोबारा तुम्हारा इंटरनल हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंटरनल जो एसेसमेंट 20 नंबर का होगा वो आपका पहले ही होगा, उसके अब जो बाद में होगा वो आप 80 मार्क्स वाला बाद में हो जाएगा, लेकिन जो 20 वाला है वो बाद में नहीं होगा, जो इंटरनल है वो एक ही बार होगा। आ जाओ मेन क्या शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, मेन ऑफ मेन और फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी बिगिन। अच्छा वो सिंपल बात है, मैंने बता दिया आपको, 15 फेब के आसपास से या 20 फेब के आसपास से वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सेकंड एग्जामिनेशन मैंने बताया भी आपको कब होगा बच्चों, वो मई के आसपास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेट है, टाइम है, कब कहाँ पे होने वाला है। चलो अब इस पॉइंट पे आओ। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अपीयरेंस इन द एग्जामिनेशन। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, जो अभी आप 9th करके जब 10th में आए हो, तो भैया आप तो फ्रेशर हो, तो आप तो एलिजिबल हो। इसका क्या मतलब हुआ, फ्रेशर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, जो बच्चे नए नए हैं, जो फ्रेशर है वो दे सकते हैं एग्जाम को। सेकंड चांस कंपार्टमेंट, मतलब क्या हुआ, अगर तुमने फेब में एग्जाम दिया है ना, तुम्हारे कुछ सीनियर्स होंगे जिन्होंने फेब में एग्जाम दिया होगा, वो मई में भी नहीं कर पाए होंगे,
दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो अगली साल जो आएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड चांस कंपार्टमेंट, उनके मार्क्स कम आए होंगे तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। एसेंशियल रिपीट का मतलब बच्चों क्या होता है, जो फेल हो चुके हैं हमारे पास पहले, अब वो दोबारा आके दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, तो ये चारों कैटेगरी के जो लोग हैं जो एलिजिबल हैं किस क्या देने के लिए, 2026 में 27 में अपने नेक्स्ट ईयर के एग्जाम देने के लिए, 26 में जो एग्जाम होंगे उनके लिए एलिजिबल होंगे। द एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन विल बी, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, इम्प्रूवमेंट कैटेगरी टू 3 मेन सब्जेक्ट। अब देखो ये है कि अब 3 सब्जेक्ट के 3 मेन, आप चाहे मैथ को पकड़ लें या किसी लैंग्वेज को पकड़ लें या हिस्ट्री पकड़ लें या साइंस पकड़ लें, 3 कैटेगरी का आप कंपार्टमेंट आराम से दे सकते हैं। फर्स्ट थर्ड, हाँ ये बिल्कुल सेम बच्चों, फर्स्ट सेकंड पॉइंट बिल्कुल सेम कैटेगरी के हैं अपने। कंपार्टमेंट प्लस ये बिल्कुल वही वही बात आ गई। इंप्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट पास बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, सिंपल वही बात है कि जो इंप्रूवमेंट वाली कहानी है, आप बिल्कुल सेम वाली कहानी है जो उन्होंने लिखी है। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, जो आपने पिछली बात करी थी उन्होंने यहाँ पे डाल दी इसके अंदर। सिलेबस एंड स्कीम, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहाँ देखो, अब ऐसा नहीं कि भाई बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल, अब ये नहीं कि भाई मैंने अभी बताया कि जो कहानी फेब वाले एग्जाम की होगी, जो टाइम ड्यूरेशन फेब वाले एग्जाम का होगा, वही टाइम ड्यूरेशन, वही सिलेबस, वही जो स्कीम में ऊपर नीचे होगा, डेट चेंज हो जाएगी, लेकिन भाई सिलेबस सब्जेक्ट सब कुछ होगा वही होने वाले हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। आ जाओ, the scheme and of studies and scheme of examination will remain the same, है ना, बिल्कुल सेम कहानी बिल्कुल वही रहेगी। अब ये नहीं जो डेट फिक्स कर दी है, मतलब जो क्राइटेरिया फेब वाले एग्जाम का है वही क्राइटेरिया मे वाले एग्जाम का, कोई चेंज नहीं करेंगे। एलओसी पे आ जाओ बच्चों। कमीशन ऑफ, देखो बच्चों इसमें क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास, मान लो तुमने फॉर्म भरा, इसमें बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया, तो जो हमारे पास बोर्ड होता है ना वो एलओसी बनाता है कि भाई मान लो टॉप, अब किसी ने टॉप कर दिया तो कैसे मालूम पड़ेगा, घर के खुलने जाएंगे हम लोग, तो पूरी पूरी की पूरी एलओसी बनती है। अब जो एलओसी जो बनेगी, जो कि हमारा बोर्ड बनवाता है, पूरा पूरा एग्जाम फॉर्म भरवाता है। फिलिंग ऑफ एलओसी एंड अपेयरिंग इन द मेन फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपलसरी, जाहिर सी बात है भाई, एलओसी भी भरनी पड़ेगी, मेन एग्जाम भी देना पड़ेगा, दोनों ही कंपलसरी है हमारे पास। एलओसी ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन विल बी फिल्ड इन सेपरेटली। अब ऐसा नहीं कि जो एलओसी आपने फर्स्ट एग्जाम की भरी है तो वही काम करेगी सेकंड एग्जाम में, दोनों की अलग अलग भरी जाएगी हमारे पास, है ना। हाउएवर नो न्यू नेम विल बी एडेड टू द एलओसी एंड सेकंड। अब मान लो जिन बच्चों ने फर्स्ट एग्जाम में एलओसी भरी है ना, अब जो सेकंड, जो एलओसी फर्स्ट एग्जाम वाले बच्चे भर रहे हैं वही एलओसी, वही वाले बच्चे सेकंड एलओसी भर सकते हैं। अब ये नहीं कि बाहर से कोई थर्ड पर्सन आ गया वो सेकंड एलओसी भर दे एग्जाम दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपकी जो फर्स्ट एलओसी भरी होगी उन्होंने बच्चे वही सेकंड एलओसी भर पाएंगे। आ जाओ, रिजल्ट बच्चों कैसे होगा, सिंपल है, ऐसी बात है जैसे हम लोग बात करें फैब का जो रिजल्ट होगा आपका, जो फैब वाले एग्जाम का रिजल्ट जो आएगा आपका, तो वो रिजल्ट आने की जो संभावना है वो मई से पहले पहले आराम कम से कम 1 महीना तो पहले मिल जाएगा, ताकि आपको एनालाइज हो जाए कि भाई फैब में जो मैंने एग्जाम दिए थे कितने मार्क्स कम आए हैं, ताकि मैं मई में बैठ सकूं। तो 1 महीने, मई से 1 महीने पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो आपको 1 महीने का टाइम भी मिल जाएगा, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें फॉर मई के एग्जाम के लिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो मंथ ऑफ द अप्रैल, अप्रैल के अंदर तुम्हें आराम से, ये आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी किसकी बच्चों, हमारे पास रिजल्ट की है, रिजल्ट में हम क्या करेंगे, है ना। अब जो सेकंड का जो मई में हम एग्जाम देंगे तो बच्चों कहाँ मिल जाएगा, देखो हमें जून के आसपास, उसका भी हमें रिजल्ट से मिल जाएगा। तो बच्चों ये डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज है कि हमारे पास। अब मान लो ये पूरी कहानी दे रखी 11th के अबाउट, जिन बच्चों ने कि उनको लगता है कि मेरा फर्स्ट एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ है, तो वो फर्स्ट एग्जामिनेशन सेकंड की तरफ ना देखें, अपना 11th क्लास पे लग जाएं अपने आराम से। तो अब जो बच्चे बोले कि सर हमारा तो जून में रिजल्ट आएगा, तो भैया 11th क्लास में कैसे बैठ पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 11th वाला अपना फॉर्म भरिए, 11th एंट्रेंस का फॉर्म भरिए, 11th पे काम करना चालू कर दिए, रिजल्ट आपका जून में आएगा। जब ये पूरा सीबीएसई को मालूम है, उनको मालूम है कि भाई कब रिजल्ट देना है और कब 11th का एंट्रेंस कराना है। कहने का मतलब क्या है, आपकी मार्कशीट वाकई सब कुछ आपको जून से पहले पहले मिल जाएगा। जब आपका एडमिशन होगा 11th क्लास के अंदर, उससे पहले पहले आपको सारा सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है कि सर जून में आएगा, फिर जुलाई में एंट्रेंस होगा, तो एडमिशन कब होगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। जून से पहले पहले आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, आप 11th के एंट्रेंस भी दे देंगे और सारे काम भी आराम से सुकून से हो जाएंगे। तो और मुझे इस पूरी कहानी का जो हमारे पास तात्पर्य है, तो काम है हमारे पास 11th एंट्रेंस के लिए, जो हमारे पास 11th एंट्रेंस की पूरी कहानी है यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है।
तो ना कोई डेट होगा, ना कोई सवेरा होगा, आप सारी कहानी को आराम से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे आई होप कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। फिर भी आपके अंदर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करिए इसके अंदर। जो भी क्वेरी आपकी आएगी उसका हम समाधान यहाँ पे करेंगे। तो बच्चों इसके अंदर आपको डाउट सेशन के अंदर भी आप अगर पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर आपको एक नंबर भी मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू वहां से भी आराम से इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।